2022 के चुनावी संग्राम किस मुद्दे पर होगा? धर्म पर या विकास पर? पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के वोटर किस आधार पर वोट देंगे? जाति के आधार पर या डेवलपमेंट पर? यह सवाल इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति कर रही हैं। प्रधानमंत्री ने देहरादून में कहा कि कुछ सियासी पार्टियों के लिए जाति और धर्म वोट बैंक की तरह है और वो इस वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश में जुटे रहते हैं। सवाल है कि आखिर किसे धर्म में वोट बैंक नजर आता है? कौन जाति के ध्रुवीकरण से वोट की फसल काटने की कोशिश में जुटा है? आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो जो कुछ बड़े सवाल हैं, पहला सवाल, मजहब पर वोट का खेला सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल, आखिर किसके लिए वोट बैंक है धर्म? तीसरा बड़ा सवाल, 2022 में तुष्टीकरण वर्सेस विकास। तो चौथा सवाल, जातियों को बांटेंगे वोट पाएंगे, जातियों का बंटवारा और वोट मिलेगा। पांचवा सवाल, चुनावी राजनीति का आधार। यह सबसे बड़ा सवाल है। 5 बड़े सवाल और इन 5 बड़े सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी और खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन खास मेहमानों का रुख करते हैं। घनश्याम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और दूसरे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे। संजय भी इस वक्त हमारे साथ हैं। अपराजिता सारंगी जी हैं, बीजेपी सांसद, स्वागत है आपका। गजेंद्र सांखला, नेता कांग्रेस, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी का पक्ष रखेंगे घनश्याम तिवारी जी। संजय सरकार, टीएमसी नेता, स्वागत है आपका। अभिषेक झा, प्रवक्ता, जेडीयू, हमारे साथ हैं। सबसे पहले रिएक्शन घनश्याम तिवारी जी आपसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो टिप्पणियां आज की, उन टिप्पणियों पर आपका रिएक्शन, क्योंकि जिन्ना का जिक्र किसी और ने नहीं, अखिलेश यादव ने किया। प्रधानमंत्री मोदी जी खोखले भाषण का दौर ऐसा देश में लेकर के आए हैं कि उत्तराखंड में जाकर के भी उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो खदेड़ा होने वाला है उसकी चर्चा कर रहे हैं। उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, उत्तराखंड के सिलसिले में, जब मैं बोर हो जाता हूं यहाँ नए मुख्यमंत्री बनाता हूं। भाषण देने का शौक मुझे, बस भाषण देते जाता हूं। जुमला कहने में आया हूं, बस जुमले कहकर जाता हूं। चुनाव खत्म हो जाते ही मैं असली रंग दिखाता हूं। देश में मजहब का खेल कौन खेल रहा है? आप अखबार उठा लीजिए, ये आज का अखबार है, एक अखबार। गुरुग्राम में क्या हो रहा है? उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य का बाइट दिखाइए कि कौन लुंगी छाप है, कौन क्या छाप है। भारतीय जनता पार्टी में दंगा छाप नेताओं को शीर्ष में ले जाने वाली ये सरकार आज ऐसे कटघरे में खड़ी है जहां पर ये रोजगार की बात नहीं कर सकती, जहां पर ये महंगाई की बात नहीं कर सकती, जहां पर आपने जो इल्जाम लगाया इन पर मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन एक बताया कि आप रोजगार की बात कब कर रहे हैं, आप बेरोजगारी की बात कब कर रहे हैं, आप तो जिन्ना की बात कर रहे हैं। आपको जिन्ना की बात क्यों करनी पड़ रही है? आप पिछले 15 दिन में अखिलेश यादव जी के किसी भी भाषण में ऐसा एक पैराग्राफ दिखा दीजिए जिसमें रोजगार की बात ना हो, जहां पर उत्तर प्रदेश के बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ना हो, जहां पर उत्तर प्रदेश में अमन चैन की बात ना हो। दरअसल भारतीय जनता पार्टी इन सब बातों पे बात नहीं कर सकती, इसीलिए घूम फिर करके न उन्हें अपने 4.5 साल के काम की बात करनी है, न उन्हें अपने संकल्प पत्र की बात करनी है। उन्हें बस वो बात करनी है जिसके आधार पर वो जनता में विभाजन कर सकें। प्रधानमंत्री इस ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं। देश का जो हेट ब्रिगेड है आज प्रधानमंत्री लीड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि गोधरा के बाद प्रधानमंत्री जी ने स्वयं से कहा होगा, गोधरा तो अभी बस झांकी है, पूरा भारत बाकी है। और आज गुरुग्राम में जो हो रहा है, जो केशव प्रसाद मौर्य करने की कोशिश कर रहे हैं, आदित्यनाथ जिसके सिंबल बने हुए हैं, कासगंज से लेकर के अलग अलग उत्तर प्रदेश में जहां जहां घटनाएं हुई हैं, उन सभी जगहों पर जो हुआ है वो ये साबित करता है कि प्रधानमंत्री का वो मौन संकल्प कि गोधरा तो बस झांकी है, सारा भारत बाकी है, अभी भी चल रहा है। अपराजिता सारंगी जी, हेट ब्रिगेड को लीड कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, समाजवादी पार्टी कह रही है, और वोट बैंक के लिए धर्म आप ढूंढते हैं, केशव प्रसाद मौर्य दूसरे उन्होंने किया जी। आज हम सबने उत्तराखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को सुना और मुझे लगता है कि जिन्हें सुनने का अवसर नहीं मिला वो जरूर सुन लें। उन्होंने बहुत सही तरीके से, बहुत स्पष्ट तरीके से, बहुत मजबूत तरीके से सही बातें कही हैं। 2 बातें जो सबके समक्ष आई
वो मुझे लगता है हम सबको स्वीकार करना होगा। हो सकता है हमारे बीच बहुत सारे ऐसे लोग हों जिन्हें स्वीकार करने में दिक्कत हो रही हो, लेकिन स्वीकार करना होगा। जो सच होता है वो सच होता है और जो गलत होता है वो गलत होता है। पहली बात उन्होंने कही कि बहुत सारे राजनीतिक दल हमारे बीच ऐसे हैं, राजनीतिक लोग ऐसे हैं जो हम सब के बीच एक तरह का भेदभाव खड़ा करके, भेद की सृष्टि करके नहीं, अपराजिता जी भेदभाव की बात कर रहे हैं, लेकिन घनश्याम तिवारी ये कह रहे हैं कि आप हम पर क्या इल्जाम लगाते हैं? भेदभाव की राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बयान का उल्लेख कर रहे हैं। जी, मुझे बोलने दे। और दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी कही, उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो जनता को मजबूत नहीं होने देना चाहते हैं। देखिए, पी साईनाथ की एक किताब है, एवरीबडी लव्स अ गुड ड्राउट। तो मुझे लगता है कि हम सबको ज्ञात है इस किताब का क्या अर्थ था, उसे ही आज प्रधानमंत्री जी ने सबके समक्ष रखा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूं। जहां तक हमारे प्रधानमंत्री जी का सवाल है, हमारी सरकार का सवाल है, हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर चलते हैं। यही हमारा मूल मंत्र है। और मैं आपको बता दूं, हम अंत्योदय की बात करते हैं। जो लाइन में सबसे अंत में खड़ा है उसे हाथ पकड़कर उठाना है और उसे सामने लाना है। मुझे लगता है ये हमारा उद्देश्य है। जितने भी अंग्रेजी में जिसे कहते हैं इंडिविजुअल बेनिफिट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, आप देख लें, आप प्रधानमंत्री आवास योजना देख लें, आप सौभाग्य देख लें, आप गैस सिलेंडर का की जो योजना है उज्ज्वला योजना उसे देख लें, या फिर उजाला योजना देख लें, पीने के पानी को हम दे रहे हैं जल जीवन मिशन के अंतर्गत। आप जो भी योजना है देख ले। हम किसी भी तरह के पक्षपात की नीति का अवलंबन न करते हुए जो भी योग्य व्यक्ति है उसके पास कैसे ये सब सुविधाएं पहुंचे, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने नहीं देखा कि कौन किस जाति हो रहा होता, इनका ही या जिक्र होता, इनका ही बखान होता तो एक बात थी, लेकिन इसमें हिंदू मुस्लिम तमाम चीजें जोड़ी जा रही है। गजेंद्र सांकला जी, आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, कांग्रेस भी तो इसमें पीछे है नहीं। हिंदुत्व क्या है, एक नई परिभाषा कांग्रेस पार्टी ने बताया। कांग्रेस पार्टी के नेता जो जय श्री राम बोलते हैं उनको कालनेमी बताते हैं। आखिर क्यों कांग्रेस को यह सब करना पड़ रहा है? कांग्रेस को यह सब इसलिए करना पड़ रहा है कि पिछले 7.5 सालों के अंदर देश में जो सरकार आई है और जिन बड़ी बड़ी बातों को क्योंकि बातें करने में तो ये मास्टरमाइंड है, ठीक है ना, तो बातें कर करके ये सरकार आई है। विरोधियों को पानी पी पी करके जितनी गालियां निकाल सकते हैं उतनी गालियां निकालना, उनको नीचा दिखाना, ठीक है, वो कर करके सत्ता में आए हैं। और बड़े बड़े वायदे किए कि आपके खाते में 15 लाख रुपए डालेंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, महिलाओं की सुरक्षा करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को सुधारेंगे। हालात ये हो गई, देश की अर्थव्यवस्था गर्त पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, आर्थिक स्थिति देश की आपके सामने है। हमारे साथ जो पड़ोसी देश है, चाहे केवल पाकिस्तान ही, पाकिस्तान के अलावा जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ हमारे क्या संबंध है आपके सामने है। और इस 7.5 साल के अंदर हिंदू और मुसलमान, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अलावा इस देश के अंदर और कुछ नहीं हुआ है। जो भी मॉन्यूमेंट्स इस हिंदुस्तान के अंदर पुरानी सरकारों ने बनाए उनको बेचने का काम, ठेके पर देने का काम। इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, कंपटीशन हो रहा है किसका? कभी अडानी की बढ़ जाती है, कभी अंबानी की बढ़ जाती है। देश के अंदर अडानी और अंबानी की संपत्तियां अरबों खरबों रुपए बढ़ती जा रही है और आम आदमी दिवालियापन होता जा रहा है। ये बड़ा चिंता का विषय है। और उसके बाद में भी अभी बीजेपी की प्रवक्ता कह रही थी हम अंत्योदय का ध्यान रखते हैं। आपको पता है जो आपने गैस के सिलेंडर बांटे वो सारे आज अलमारियों के अंदर बंद पड़े हैं। 1,000 रुपए के अंदर 400 रुपए में सिलेंडर खरीदने के अंदर आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपके सारे मंत्री कहते थे गरीब मर जाएगा, 400 रुपए में कैसे सिलेंडर खरीदेगा। आज 1,000 रुपए के अंदर वो कैसे सिलेंडर खरीद रहा है। ये आपकी संवेदनहीनता का पराकाष्ठा है। बंधु, आप लीक से हटकर बात ना करें। हो रखी है, यही स्थिति है देश के अंदर। विषय हमारा कुछ और है, आप लीक से हट के बात कर रहे हैं। उसके बावजूद ये घमंडी आप विषय पर केंद्रित इसको ना महंगाई नजर आती ना बेरोजगारी। मैं अपराजिता जी आपसे इस पर रिएक्शन होगा, लेकिन गजेंद्र जी ये तमाम बातें कोई नहीं कहता। आपकी पार्टी के नेताओं, आपकी पार्टी के नेता क्या कर रहे होते हैं उस वक्त जब वो कहीं जाते हैं,
मान लो उत्तर प्रदेश चले गए तो वहां मंदिर मंदिर जाते दिखते हैं, बीजेपी को कोसते हैं कि आप मंदिर मंदिर, आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप हिंदुत्व की बात क्यों करते हैं, लेकिन खुद सॉफ्ट हिंदुत्व आपका नजर आता है, मंदिर मंदिर जाना पड़ता है, फिर जनेऊ भी दिखाना पड़ता है, क्यों? संवैधानिक अधिकार है। इसको राजनीतिक दल स्टेजों पर खड़े होकर के जो पानी पी पी करके बार बार, अच्छा, यानी कि आप मंदिर जाए तो वो आपका संवैधानिक अधिकार, बीजेपी चले जाए तो वो तुष्टिकरण, वो देश के अंदर गलत परंपरा पड़ रही है। नई पीढ़ियों के लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और धार्मिक आधार पर लोगों को लड़ा करके अपराजिता जी, आप ही पर चूंकि सारे इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जवाब दीजिए अपराजिता जी। जो दो बातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कही है, उन दो बातों पर हमारे बंधु केंद्रित रहें तो बेहतर है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, लीक से हट रहे हैं। आज विषय दो है। पहली बात प्रधानमंत्री जी ने कही, भेदभाव करके ये अपना काम चलाते रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कही, ये किसी को मजबूत होने देना नहीं चाहते हैं, इसी पर केंद्रित रहे। सारे दिन हिंदू और मुसलमान, सारे दिन भारत और पाकिस्तान। मेरा दावा है प्रवक्ता महोदय, आपको मैं इस मंच से चैलेंज करता हूं, अगर कोई भी बीजेपी का नेता अपने भाषण में हिंदू और मुसलमान शांत करे तो मैं बात सांकला जी, आपने अपनी बात रखी ना, आपने अपनी बात रख ली, आप उनकी बात सुन तो लीजिए। दिखा दे तो सांकला जी ये गलत बात है, आपने अपनी बात रख ली, अब अपराजिता को कहने दीजिए, उसके बाद मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना है। अपराजिता जी जल्दी से अपनी बात रखें। देखिए, मैं धन्यवाद देती हूं, आपने मुझे कुछ समय दिया था, मैंने कुछ बातें कही। मैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के विषय में कहना चाहूंगी, मैं सॉइल हेल्थ कार्ड के विषय में कहना चाहूंगी। नहीं, जो इल्जाम अभी लगे हैं सांकला जी के इल्जाम, घनश्याम तिवारी ने जो इल्जाम लगे, जो आरोप लगे कि आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, हम नहीं करते, हम तो महंगाई की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, लेकिन आप क्या बात करें, आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, फिर आप जिन्ना के मुद्दे को उठाते हैं, इन तमाम मुद्दों को आप उठा रहे हैं। हम सिर्फ विकास की राजनीति करते हैं और विकास हर तबके के लोगों के लिए उद्दिष्ट है। देखिए, जहां तक 1,62,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 10 करोड़ किसानों के खाते में जब दिए गए, हमने देखा था क्या कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, कौन जैन है और कौन सिख? हमने ये नहीं देखा। जब हमने 28 करोड़ सॉइल हेल्थ कार्ड दिए तो हमने देखा योग्य व्यक्ति कौन है, हमने उसका जाति धर्म नहीं चलिए देखा। माना, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का बयान आपको याद होगा, उन्होंने क्या कहा, सपोर्ट प्राइस पर हमने प्रोक्योरमेंट की तो हमने कैबिनेट में जगह दी मिनिस्टर्स को, आपने मिनिस्टर बनाया तो आपने क्या कहा कि हम इस धर्म के, इस जाति के लोगों को ला रहे हैं, उनको मंच दे रहे हैं, उनको आगे लेकर आ रहे हैं, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी आपको, उनके जाति का उल्लेख करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि समावेशी शासन की जरूरत है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव। सबको साथ लेकर चलना है, कोई ऐसा वर्ग वंचित न रह जाए। मुझे तो लगता है इसके लिए आप हमारे प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करें। हमने सबका ध्यान रखा। आज प्रधानमंत्री जी ने भी अपने भाषण में कहा, जो मैंने मूल मंत्र की बात कही, मैं दोहरा रही हूं क्योंकि यह मूल मंत्र ही हमारा मेरुदंड है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। फिर जब मैंने ये कहा, इसका अर्थ ये हुआ कि हम समावेशी शासन देना चाहते हैं, हम पारदर्शी शासन देना चाहते हैं, सबको लेकर चलना चाहते हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जालीदार टोपी वालों में, लुंगी पहनने वालों में, आप समझ रहे उनका इशारा किस हो रहा है? उनमें गुंडा क्यों नजर आता है? देखिए, बहुत ही वेटरन नेता हैं, सीनियर हैं, वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही होगी तो निश्चित तौर पर उसका कोई कारण रहा होगा। मैं यहां बैठकर उस कारण की विवेचना करूं और उस कारण का विश्लेषण करूं और कहूं यह सही नहीं होगा। हो सकता है उनकी यह व्यक्तिगत राय भी हो। मैं पार्टी की राय बता रही हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। मैं सामूहिक जो हमारा दृष्टिकोण है उसको मैं आपके समक्ष रख रही हूं। मैं केंद्र सरकार और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी जिस धारा में काम करते हैं उसके विषय में मैं बात कर रही हूं और मुझे लगता है प्रवक्ता होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है। श्री केशव जी ने क्या कहा, मुझे लगता है यह बात उनसे पूछी जाए तो बेहतर है। वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनके मंतव्य पर मेरा इसका जवाब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कई बार, लेकिन मैं दूसरे मेहमानों को भी अब चर्चा का जरा हिस्सा बना लेता हूं। संजय सरकार जी, अभिषेक झा जी हमारे साथ हैं। संजय सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, इत्तेफाक तो रखते होंगे उनसे कि उन्होंने सही कहा या नहीं? देखिए, अपराजिता जी जहां से आते हैं ना,
ठीक है जो है, पहले उसको ग्राहम स्टैम्प का हत्या होते हैं, और जो हत्या करते हैं वो प्रताप सारंगी, उसको मंत्रिमंडल में जगह मिलते हैं। अभी फिर आ गया आपको जिन्ना के बारे में, बिना न्योता में आप पाकिस्तान पहुंच जाता है, नवाज शरीफ को घर में खाता है, उसमें कोई गलती नहीं है, वो अच्छे इंसान होते हैं। और दूसरे नंबर जात पात की जो बात है ना, भारतीय जनता पार्टी जब से ये भारत में मतलब उसको ये रखा है, पैर रखा है, तब से हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख, सबसे उसको ऊपर जाकर कस्टडियम में जाइए। कहीं आप ब्राह्मण में, अभी लड़ाई हो रहा है ब्राह्मण और ठाकुर में उत्तर प्रदेश में, कहीं ब्राह्मण और हरिजन में लड़ाई हो रहा है, कहीं ब्राह्मण और ओबीसी में लड़ाई हो रहा है। तो ये देश के जो ये अभी अपराजिता जी बोल रही थी ना, उसको पहले जानना चाहिए। सबसे बड़ा जान के आके बोलने से अच्छा लगता है, अपने खुद ही अपना घर में उड़ीसा में आपने हत्या करके हथियार का ये ले लिए हैं। और आप मालूम है गुजरात में किस तरह से गोधरा कांडे के बाद में क्या घटना घटा था, 92 में क्या हुआ था, कितना आदमी को मौत, सिर्फ मुसलमान नहीं मरा था, हिंदू भी मरा था इसमें। और आज आप बोल रहे हैं एक दल एक जातिवादी को लेके खेल रहे हैं। कौन से जातिवाद के लेके खेल रहे हैं? जातिवाद का कहां रह गया है? कहीं नहीं रह गए हैं। आप सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई, हिंदू सिख लेकर लड़ाई कर रहे हैं। संजय पहले आप इल्जाम लगाना बड़ा आसान होता है, वो मैं नोटिस कर रहा था, बहुत आसान होता है। लेकिन जब आप दुर्गा पूजा में रोक लगा देते हैं, फिर क्या तब नहीं आप एक धर्म के प्रति आपका रुझान नजर आता है और दूसरे धर्म के प्रति नफरत? राजीव जी, बंगाली का सबसे बड़ा त्योहार होता है दुर्गा पूजा, और दुर्गा पूजा में कभी पाबंदी नहीं लगाया जाता है। सरकार, आपको मालूम है बंगाल सरकार अगर पूजा कमेटी चंदा उठाने के लिए आदमी को घर में नहीं जाना चाहिए, उस हिसाब से हर पूजा कमेटी को 50,000 रुपया करके दिया गया। अच्छा छोड़ दीजिए, अच्छा पूजा के बाद में रोड में शो होता है, और रोड शो होता है जहां पर दुर्गा हाथ निरंजन देने के लिए लेके जाता है। उस समय में वो कौन था? ममता बनर्जी करता है। वहां पर अब देखे दुर्गा पूजा वहां बंद होते हैं, प्रतिबंधी लगाया जाता है। दिखाइए, दो नाम बताइए, तो दो जगह का नाम बताइए। क्या घटना था, नहीं घटना, आप कुछ भी नहीं जानते, आप इंजाम लगाता है। लेकिन बंगाल का सबसे बड़ा 4 दिन जो बंगाली का जो है सबसे बड़ा त्योहार के दिन जो रहता है, वो सबसे बड़ा आनंद के दिन जो रहता है, वो बंगाली जात नहीं पूरा हिंदुस्तान मनाते हैं। ये सबसे बड़े बात होती है। चलिए ठीक है, अपराजित, मैं अभिषेक झा जी के पास जाऊंगा। से पहले अपराजिता जी, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे कि टीएमसी कह रही है कि ना वो जाति की राजनीति करती है, ना वो धर्म की राजनीति करता है। जाति और धर्म की कोई राजनीति करती है तो वो है बीजेपी। हम स्टैंड करने वालों को मंत्रिमंडल में जगह मिलता है, प्रताप सारंगी को। फिर अमेरिका, प्रताप सारंगी जी उड़ीसा से हैं, और मैं अनुरोध करूंगी कि जब प्रताप सारंगी जी का नाम ले तो श्रद्धा और सम्मान के साथ नाम ले, आप उनके विषय में जान ले और तब उनके बारे में जिक्र करें। तो मुझे लगता है यह आपके प्रति हम सबका जो सम्मान का भाव है वो बढ़ेगा। आप उनके विषय में नहीं जानते हैं, वो बहुत ही सज्जन किस्म के व्यक्ति हैं, के बाद में और उनके विषय में इस तरह की बातें ना करें तो बेहतर होगा। पहली बात। दूसरी बात मैं कह दूं कि टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है। टीएमसी हो या कांग्रेस हो, ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, आप करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है। हम ममता बनर्जी जी के सारे आप वक्तव्यों को देखें, एक पर्टिकुलर सेक्शन को खुश करने के लिए लगी हुई, और कांग्रेस की तो बात ही छोड़ दें। हमने जब सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने जब एयर स्ट्राइक किया, उस पर भी प्रश्न चिन्ह लगाया। और अभी नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताते हैं, और ऐसे व्यक्ति को कल उन्होंने मूसेवाला को अपने पार्टी में अंतर्भुक्त किया। हम जानते हैं मूसेवाला कौन है, उसके खालिस्तानी लिंक है, खालिस्तानी संबंध है। तो इनकी बात तो छोड़ ही दे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति करते करते ये भूल गए हैं कि यह 100 है, तो फिर हमने तो कार्रवाई होते हुए देखा करोड़ लोग जो इस भूखंड में रहते हैं, यह हर तबके के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, हर वर्ण के लोग हैं, और हमारे प्रधानमंत्री जी सबको साथ लेकर चलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम, सिर्फ देश ही नहीं, अन्य देश के लोगों के लिए भी हमने वैक्सीन भेजी। लिंक है, हम वसुधैव कुटुंबकम में किसी का खालिस्तानी लिंक है तो आपको नहीं लगता कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? आपने क्या कार्रवाई की जब आपको पता है कि इनका खालिस्तानी लिंक है? आपको तो एनआईए है। देखिए, कल की बात है, कल मूसेवाला जी अंतर्भुक्त हुए हैं कांग्रेस में। आगामी दिनों में क्या होता है आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगी। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि इस तरह का भी कार्य
कांग्रेस के द्वारा हो सकता है। एक प्रदेश का अध्यक्ष पंजाब के उपस्थिति में मूसेवाला जैसे व्यक्ति को भी अपने पार्टी में ला सकता है और आला कमान जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और उनके मुंह से छू तक नहीं निकला। ऐसा कैसे संभव है? और जिन्होंने भिंडरनवाले की प्रशंसा की हो उसे पार्टी में लाया गया, और जो बम की संस्कृति के बारे में प्रचार करता हो उसे पार्टी में लाया गया। तो ये तो कह दे कि देखिए ये सब तुष्टीकरण की राजनीति है, अलग अलग तरह की तुष्टीकरण की राजनीति होती है, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है। हम किसी एक लेकिन आश्चर्य पे इस बात पर भी होता है कि आपको सब पता होता है लेकिन आप कार्रवाई नहीं करते। मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन अभिषेक जी आपसे लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं घनश्याम जी के पास जाऊंगा। अभिषेक जी, बिहार में भी हमें जेडीयू को भी कुछ ऐसा ही करते हुए देखा है, तो क्यों आप विकास की बात नहीं करते हैं? क्यों आपको जातियों की बात करनी पड़ती है? क्यों धर्म की बात, मजहब की बात करनी पड़ती है? आखिर क्यों? देखिए, मेरा आपसे नम्र आग्रह होगा कि जिस तरह से आपने सभी पैनलिस्ट को पर्याप्त समय दिया तो हमारे साथ भी इंसाफ हो और पर्याप्त समय दिया जाए। अगर आप सवाल का जवाब सुनना चाहते हैं, बिल्कुल अपनी बात रखिए। आप कर रहा था अपनी बारे का। देखिए, बिहार में हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड या हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने न्याय के साथ विकास का मॉडल बिहार में स्थापित किया है, और हम लोग सिर्फ विकास की ही बात करते हैं। अरे, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जहां संविधान से देश चलता है, हर जाति धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ सौहार्दपूर्ण वातावरण रखते हैं। मैं कुछ देर पहले सुन रहा था एक प्रवक्ता साथी उनकी बातचीत को, कि उन्होंने कहा अति उत्साह में ही सही कि प्रधानमंत्री जी हेटर्स गैंग को लीड करते हैं। अरे भैया, देश के लोगों ने इतनी सारी सीटें एनडीए को जिताई, मोदी जी का नेतृत्व स्वीकार किया, आप एक साथ इतने लोगों को हेटर्स गैंग कहकर संबोधित कर रहे हैं। आपकी समझ सचमुच समझ से परे है कि भाई आप इतने सारे लोगों का अपमान आप कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, यहां हमारे पास देश में एक दिशाहीन, आधारहीन विपक्ष है जिसके पास मुद्दों की इतनी कमी है, लेकिन बौखलाहट की कोई कमी नहीं। जब तक आप देख लीजिए, चाहे धार्मिक उन्माद की कोई बातचीत हो या फिर जाति धर्म संप्रदाय के आधार पर बांट कर तुष्टीकरण करने की कोशिश हो, ये लोग हमेशा इसी में लगे रहते हैं। आपने कब देखा है? अभी हमारे बिहार के भी एक विपक्षी साथी हैं, तेजस्वी यादव जी, सो कॉल्ड जो उनके रिश्तेदार है, वहां उनको बिना शर्त समर्थन यूपी में देने की बात कर रहे हैं। देखिए, ये ऐसे युवा हैं जो लोग अनुकंपा के आधार पर राजनीति करते हैं। इनकी राजनीतिक विरासत है, उसी राजनीतिक विरासत के आधार पर अभिषेक जी आप कह रहे हैं कि उनकी राजनीति इस तरह की, वो भी यही बात कह रहे हैं कि आप जातिगत आप रैलियां क्यों करते हैं? एक जाति को लेकर आप आगे बढ़ते हैं, फिर क्यों? अच्छा, एक बात बताइए राजीव जी, अगर एक जाति को लेकर एनडीए बढ़ रहा होता है, एक जाति पर केंद्रित हमारी पार्टियां होती, तो 16 वर्षों से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होते। दूसरी बार देश में जबरदस्त मैंडेट के साथ मोदी जी को मौका दिया जाता। अरे, हम क्या बातें करते हैं, जनता हम पर विश्वास करती है या नहीं करती है, यह तो चुनावों में ही दिखता है ना। जब चुनाव के नतीजे जबरदस्त तरीके से हमारे पक्ष में आते हैं, मतलब जनता हमारी बात मानती है, और अगर जनता हमारे खिलाफ वोट करती है, जनादेश का हम सम्मान करते हैं। हम समझते हैं कि हम जिस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कुछ कमी रह गई हो। तो ये जो सकारात्मक राजनीति है, ये तो हमारे विपक्ष से हो ही नहीं सकता है ना। असल में राजनीति जब होती है तो किसी विचारधारा के साथ या खिलाफ मुद्दों के लिए राजनीति होती है, लेकिन ये लोग तो किसी खास पार्टी, किसी खास व्यक्तित्व के खिलाफ राजनीति करना बेहतर समझते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है कि इनका जो एक बेसिक आधार होता है, उस पर भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भाई आपको अगर राजनीति करनी है तो आपने मुद्दों की बात किस तरह से की है। आप लोग अगर मुद्दों की बात देखेंगे तो ये लोग जाने जाते हैं कि किस तरह से सोशल मीडिया पर सिर्फ किसी बात को पोस्ट कर दिया, लिख दिया। अभी मैं सुन रहा था अन्य चैनलों पर भी बहुत सारे जो हमारे विपक्ष के सम्मानित और बड़े बड़े नेता हैं, वो लोग इस बात को चीख चीख कर कह रहे थे कि भाई कोई मामला होता है तो आप हमारा टाइमलाइन जरा खंगाल कर देख लीजिए, हम अपने टाइमलाइन पर चीजों को पोस्ट करते हैं, देखते हैं। तो जनता भाई आपकी बातों को सीरियसली क्यों? समस्या तो यही है कि अगर किसी एक मसले पर बोलना हो तो स्पीच तो बड़ी अच्छी अच्छी दी जाती है, लेकिन जो सवाल पूछा जाता है उस सवाल को गौण कर दिया जाता है। घनश्याम तिवारी जी, क्या आप दिल पे हाथ रखकर कह सकते हैं कि आपकी पार्टी ने जाति की, धर्म की राजनीति नहीं की? M+Y फैक्टर, जिन्ना, ये सब क्यों करना पड़ता आपको? ये तीन बातें मैं कहता हूं। पहली बात तो मुझे आश्चर्य है अभिषेक जी का कितना लंबा अनुभव है जेडीयू में, लेकिन मार्च 1, 2014 की एक हेडलाइन है इंडिया टुडे की, नीतीश कुमार कॉल्स नरेंद्र मोदी अ फॉलोअर ऑफ हिटलर एंड गोबल्स। तो यहां पर अगर जेडीयू के प्रवक्ता आकर के नरेंद्र मोदी जी की भक्ति करने लगे और बोले कि समाजवादी पार्टी ने कुछ कह दिया, तो उनको अपनी पार्टी के इतिहास में और अपने नेता के
व्याख्यानों में देखना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात कि ये बीच में मत बोलिए, 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 ऐसे बहस नहीं होती, बीच में मत बोलिए। आपके समय में सुन रहा था, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए, देश के लोगों को आप बीच में मत बोलिए, देखिए ये गलत बात है, अपने समय में बोलिए। जो पार्टी पूरे बिहार में डीएनए टेस्ट करा करके भारतीय जनता पार्टी की गोदी में बैठ जाए और उसकी प्रवक्ता मोदी जी की तारीफ करे, अरे देश के लोगों को हैंडल्स क्यों बोलते हैं आप लोग? दूसरी बात कि अखिलेश यादव ने वैक्सीन के मुद्दे पर राजनीति क्यों की? समूचे बिहार का डीएनए टेस्ट करा के मोदी जी को हिटलर और गोगल कह करके आप लोग यहाँ पर मोदी जी की भक्ति करने आते हैं, जेडीयू के प्रवक्ता बन करके। कम से कम अपने पार्टी के नेता के व्याख्यान को समझ कीजिए। अभिषेक जी, अभी आपने सवाल पूछ लिया, घनश्याम जी उसका जवाब दे रहे हैं। घनश्याम जी उसका जवाब दीजिए, क्यों M+Y की बात करनी पड़ती है आपको? और अगर M+Y को हटा दिया जाए तो फिर आपकी पार्टी कहां है, इस वक्त कहां स्टैंड करती है? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा लगा मुझे। दो बातें उसमें करूंगा। पहले तो ये बहुत दुखद है कि अपराजिता जी यहाँ पे केशव प्रसाद मौर्य के बयान को डिफेंड नहीं कर पाई। जैसे एक समय हमने इतिहास में पढ़ा था कि कांग्रेस में आजादी के समय नरम दल और गरम दल बना था, उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी में एक दंगा छाप नेता है और एक ऐसे नेता हैं जो कि प्रबुद्ध हैं, जैसे अपराजिता जी हैं, और ये लोग दंगा छाप नेताओं को डिफेंड नहीं करते हैं। जहां तक आपने मुझे कहा कि दिल पे हाथ रख के बोलिए MY, अखिलेश जी ने अपने नेतृत्व में कहा है कि MY का मतलब है महिला और यूथ, और आप देखिएगा मैं दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि हमारी सरकार बनेगी, यही महिला और यूथ पावर भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ेगा, क्योंकि महंगाई हर परिवार को डस रही है, बेरोजगारी हर परिवार को डस रही है। प्रधानमंत्री का जो ओरिजिनल बयान था जिससे बहस शुरू हुई थी कि जनता को कौन मजबूत कर रहा है, कौन मजबूर कर रहा है। अगर प्रधानमंत्री जी को लगता है कि महंगाई जनता को मजबूत करती है, उनको लगता है कि पेट्रोल डीजल की मार जनता को मजबूत करती है, बेरोजगारी की मार और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पर्चा लीक हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, जब ये सारी बातें कर रहे हैं तो फिर मुझे वो नारे याद आते हैं जो अखिलेश यादव जब स्पीच दे रहे होते हैं तो उनके मंच के इर्द गिर्द लगते हैं कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला। ये सब क्यों? फिर देखिए अगर हमारी पार्टी का कोई नेता नारे लगाए तो उस पर मैं जरूर टिप्पणी कहूंगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा अभियान चलाया, बहुत हुई महंगाई, रोजगारी की बार, अब की बार मोदी सरकार, क्या अपराजिता जी इनमें से तीन में से कोई एक नारा दोहरा सकती हैं? मैं चैलेंज करता हूं, इन तीन में से एक नारा इस बहस में दोहरा दें। बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई डीजल मैं ये ले लूंगा, इसका जवाब लूंगा मैं उनसे, बिल्कुल आपने जो शब्द कहे हैं वो शब्द से उसका जवाब लिया जाएगा। लेकिन आप ये बताएं ना कि ऊपर अल्लाह नीचे मल्ला, क्या मतलब है इसका? हमारा नारा बिल्कुल स्पष्ट है, काम बोलता है, और उसी नारे पे हम चुनाव 2017 में लड़े थे, हार गए थे, लेकिन आपने देखा 4.5 साल में उस नारे को नहीं बदला। आज भी हमारा नारा वही है, काम बोलता है। हमारे मंच से सिर्फ काम की बात होगी, बेरोजगारी की बात होगी, महंगाई की बात होगी, उत्तर प्रदेश में अमन चैन की बात होगी, और कोई बात हमारे चुनाव के एजेंडा का आधार नहीं बनेगी, किसानों की बात होगी। ठीक है, अपराजिता जी जवाब, घनश्याम जी ने जो सारे सवाल रखे आपके सामने, अपराजिता जी। देखिए, मैं सीधी सी बात कहना चाहूंगी कि हम लगातार विकास की बात करते आ रहे हैं। डेवलपमेंट इज द ओनली एजेंडा। अब उत्तराखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, आज उत्तराखंड की बात हम कर रहे हैं और वही हमारा संदर्भ है, वही हमारी पृष्ठभूमि है। आज 18,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स आदरणीय प्रधानमंत्री के द्वारा उत्तराखंड को समर्पित किए गए, कितनी बड़ी बात हुई है। और वहां दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की भी बात हुई, और इस कॉरिडोर के होने के बाद और ये एक्सप्रेसवे जब हो जाएगा तो उसके बाद दिल्ली और देहरादून के बीच जो ये सारे काम तो हुए, आप अभी विकास की बातें जरूर करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने जो बात कही विपक्षी दलों के लिए, वो बात बीजेपी पर भी तो लागू होती है। अगर अखिलेश यादव जिन्ना की बात करते हैं या कांग्रेस कालनेमी की बात कर देती है, हिंदू और हिंदुत्व को अलग बताती है, तो आप भी तो उसको लपकते हैं ना, आप भी तो उसको उठाते हैं, और आपको भी पता है कि उसका मैसेज एक बड़े वोट बैंक को जा रहा है, आपको पता है कि उसका असर एक बड़े वोट बैंक पर पड़ेगा, आप भी उसका फायदा उठाते हैं। देखिए, मैं आपको कह दूं, मैंने पहले भी कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी कि हम जब भी कोई विकास का कार्य करते हैं तो सबके लिए करते हैं,
कभी भी हम नहीं कहेंगे कि हमने एक तबके के लोगों के लिए कुछ किया। आज जो 18,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पास किया गया, यही तो अखिलेश यादव कहेंगे कि हमने जो एक्सप्रेस वे बनाया वो भी सबके लिए बनाया था, उसमें हमने कौन सा जाति धर्म देखा? उस पर भी तो हर जाति और धर्म के लोग चल रहे हैं। सवाल ये है कि बयान क्या है? कहीं भी ध्रुवीकरण की राजनीति हम नहीं करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात हम करें, उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम आप देख ले, छोटी सी बात है। देखिए कैसे विकास बोलता है, विकास का सवालों से बच रहे हैं हम करते हैं। आपसे सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात कही, चलिए ठीक है, लेकिन वो आप पर भी तो लागू होती हैं। अली, बजरंग बली, अब्बा जान, ये सारे बयान ये किसके हैं, किसने दिए हैं? और उसके बाद जालीदार टोपी और लुंगी वाला बयान, ये मैंने कहा, मैं बार बार कहूंगी, हमारी पार्टी केंद्र सरकार सबको लेकर चलती है और हम देश के सर्वांगीण विकास की बात करते हैं। आप किस नजरिए से हमें देखना चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। हम विकास की राजनीति करते हैं। मुझे आप समझा दीजिए वो नजरिया क्या है? अली, बजरंग उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, आप पर कैपिटा इनकम देख लें, आप बेरोजगारी दर देख लें। नजरिया क्या था इसके पीछे? ये कब्रिस्तान शमशान का भी आया था बीच में, तो इसके पीछे का नजरिया क्या है? अपराजिता जी, नजरिया जी। हेलो हेलो, ठीक है, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? प्रश्न दोहराएं कुछ। जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप कह रहे हैं कि नजरिया है देखने का, आप अभी विकास के कार्यों को गिना रहे हैं, नजरिया है, और जो बयान दिए अली, बजरंग बली, बयान था अब्बा जान, ये सारे इन सब के पीछे क्या मकसद है इनका? फिर क्या नजरिया था इनको आगे रखने का, इन बयानों को देने का? कब्रिस्तान। जब केशव जी के विषय में बात हुई तो मैंने कहा, मैं अभी भी वही कहूंगी कि देखिए, किस संदर्भ में कोई वक्तव्य दिया जाता है उस संदर्भ को समझना जरूरी है। तो जिन व्यक्तियों ने यह कहा वो किस संदर्भ में कहा होगा, क्या पृष्ठभूमि होगी, मुझे लगता है कि अभी कुछ भी कहना उसके विषय में ठीक नहीं होगा। लेकिन मैं पार्टी के आभिमुख्य के विषय में कह रही हूं, मैं केंद्र सरकार के काम करने के तरीके के विषय में कह रही हूं, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हम सबको दिशा निर्देश दिया है और देश को देते रहे उसके विषय में कहती हूं कि हम सबको साथ लेकर चलते हैं और चलते रहेंगे। और जितने भी विकास के कार्य होंगे सबके लिए। आप मुस्लिम को टिकट नहीं देते? कितनी टिकट दी थी 2017 में आपने? देखिए, आप किस नजरिए से क्या देखना चाहते हैं और कहां बांटना चाहते हैं किसे, ये तो आप पर निर्भर करता है। हम कुछ नहीं कह सकते हैं। हम विकास की राजनीति करते हैं। हम एक पर एक करके हर एक क्षेत्र में को टिकट दिया, हम हर एक क्षेत्र में विकास के कार्य करते जा रहे हैं और इसीलिए हर जगह हमें समर्थन मिल रहा है। देखिए, लोकतंत्र में जन समर्थन ही सबसे बड़ा मापदंड होता है हमारी लोकप्रियता का। और आप देखिए, एक के बाद एक हम हर एक चुनाव जीतते जा रहे हैं। और अभी उत्तराखंड का चुनाव आने वाला है, मणिपुर में चुनाव होने वाला है, गोवा और उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा, पंजाब में चुनाव होगा। निश्चित तौर पर हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होने वाला है। हम 312 हैं उत्तर प्रदेश में, निश्चित तौर पर हम 312 करेंगे। कुछ कहना चाहते हैं गजेंद्र जी? ये इतना जो कॉन्फिडेंस है, इतना जो अपराजिता जी, आपने वैसे मेरे सवालों को गौर कर दिया, लेकिन गजेंद्र सांखला जी, कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, इतने लंबे समय से शासन किया है, उसके बाद भी कांग्रेस के पास विकास को लेकर बोलने के लिए कुछ नहीं होता है। और कांग्रेस ये समझ गई कि कहां से वोट उनके पक्ष में आएगा और नपातुला बोलती है हर एक समुदाय के लिए। क्यों? राजीव जी, कांग्रेस के पास तो विकास ही है और विकास के अलावा कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। कांग्रेस ने इस देश की आजादी के आंदोलन से लेकर के और देश के नवनिर्माण के अंदर पूरा योगदान कांग्रेस ने हमेशा दिया है। उसके पास तो फहरिस्त है और इनके पास है जो मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं उनको बेचने की फहरिस्त है, लगातार गिरवी रखना और बेचना। दूसरी बात तो ये कह रहे हैं कि हम तो जाति धर्म करते नहीं, अगर हम कोई विकास कार्य कर रहे हैं वो तो हर धर्म के लिए। ये लीक से हट गए। नजरिया आपका है कि आपको उसमें जाति और धर्म नजर आ रहा है। मैं उसी बात का जवाब देता हूं। ये जाति और सोच की बात करते हैं। इस देश के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलरिटी, बहुत बड़ी संख्या में SC और ST के लोग ये फिर से लीक से हट जाते हैं। इन्होंने विकास का क्या कार्य किया ये हमें बताएं। अपराजिता जी, आप बताइए, गजेंद्र जी, देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को देश के अंदर
अलग अलग जगह पर मुख्यमंत्री तो एक बात कह दीजिए गजेंद्र जी, ट्रिपल तलाक पर जो कानून लेकर आई केंद्र सरकार वो सही था। क्या काम किया ये हमें शाहबानो केस तो आपको याद ही होगा, लेकिन गजेंद्र जी ये कह दीजिए कि हाँ ट्रिपल तलाक पर जो कानून था वो बिल्कुल सही था, और सीएए वो भी ठीक। गजेंद्र जी योग्य नहीं है, अनुसूचित जाति और जनजाति का एक भी व्यक्ति क्या किया ये बताएं, योग्य नहीं है। अपनी तालिका हमारे सामने प्रस्तुत करें। ये आपकी समावेशी सोच है, और आपने कहा हर चुनाव हम जीतते आ रहे हैं। आपको देखिए ये महोदय लीग से हट रहे हैं, विषय पर आना नहीं चाहते हैं। प्रश्न आपका कुछ है, भारतीय जनता पार्टी विकास की बात करती है, कांग्रेस ने भी जो विकास किया है वो सारे देश के समक्ष अभी प्रस्तुत करें आपके चैनल के माध्यम से। हमने क्या किया, हमने नहीं किया ये ना बताएं, आपने क्या किया ये बताएं। पूरे देश के अंदर 60% सीटों पर अपोजिशन ने जीत हासिल की है, उसी का परिणाम है कि सरकार को सबक मिला है। तब इसे जाकर के डीजल और पेट्रोल की महंगाई नजर आई, गैस की महंगाई और सब्सिडी नजर आई, और तब जाकर के किसानों के बिल नजर आए। क्यों कि जनता जनार्दन ने अपना जवाब बहुत प्रभावी तरीके से दिया है। ठीक है, इसलिए अब राजेंद्र लास्ट रिएक्शन आपसे, बहुत कम समय है, बहुत जल्दी से अपनी बात हट गए। कांग्रेस के पास कुछ भी कहने को नहीं है। मैंने समावेशी सोच का कहा, सालों में क्या किया ये मैं पूछना चाहती हूँ, बताएं। आपने कहा आप आदरणीय नरेंद्र मोदी पर केंद्रित ना हो, आप प्रियंका वाड्रा जी और सोनिया गांधी जी पर खुद को केंद्रित करें। बताएं आपने क्या काम किया, प्रश्न बस इतना ही है। सवाल पूछ रहा हूं, आपके इतने मुख्यमंत्री है, कितने मुख्यमंत्री गजेंद्र जी लीग से हट गए लोगों को दिए, बताओ। क्योंकि कोई नेतृत्व करने के काबिल नहीं है, कोई काबिल नहीं है देश के अंदर। अनुसूचित जाति और जनजाति का कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने के काबिल गजेंद्र नहीं है। सांकला जी आप फिर से ले आए, फिर से आपने जाति और धर्म की बात कर दी, और फिर उसके बाद क्या होता है, यही सब होता है। इसी पर तो मेरा सवाल था, और आखिर में आप उसी पर आ गए कि उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उनको प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आप सभी का बहुत शुक्रिया अपराजिता जी, गजेंद्र सांकला जी, घनश्याम तिवारी जी, संजय सरकार जी, अभिषेक झा जी इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही थी और उसके बाद राजनीतिक दलों का रिएक्शन क्या है इस पर, हर दल यही कह रहा है कि हम तो न जाति की बात करते हैं न धर्म की बात करते हैं, हम तो सभी धर्मों को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन जब मंच पर पहुंचते हैं तो उसके बाद उन्हें ये पता होता है कि किस वर्ग के लिए, किस धर्म के लिए, किस जाति के लिए क्या बातें करनी होती हैं। विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.